नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। अरे जागो भाई, वक्त का इशारा हो चुका है और हमेशा की तरह बबीता और मैं संदीप आपके साथ जुड़ चुके हैं हमारे मनपसंद कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। बिल्कुल सही कहा संदीप तुमने। वैसे भी अगर हम यूं ही सोते रहे तो जिंदगी का तो पता नहीं भाई, लेकिन वक्त हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और फिर हमारे पास काम तो होगा लेकिन शायद नाम कमाने का मौका ना मिले। वैसे दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे भाई ये क्या गणित लगा रहे हो, सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है, या फिर कुछ ऐसे कि 3 का 5 करना छोड़ो और सीधा रास्ता पकड़ो। हाँ, मौका कोई भी हो, गणित के बिना हमारा कोई काम कभी पूरा ही नहीं होता। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक अगर गौर किया जाए तो आसानी से समझा जा सकता है कि गणित की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। और सबसे खास बात तो ये है कि गणित का स्थान आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही सर्वोपरि रहा है। यहाँ तक कि वेदों में भी लिखा है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मरणो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जिसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार सभी वेदांगों और शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोपरि होता है। इसके अलावा गर्व करने की बात तो ये है कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ की आबो हवा में गणित के विद्वानों की खुशबू महकती है। फिर चाहे सदियों पूर्व जन्मे पाणिनि, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे गणित के पुरोधाओं की बात की जाए, या फिर 19वीं व 20वीं सदी में जन्मे गणेश प्रसाद, कृष्णा स्वामी अयंगर और श्रीनिवास रामानुजन की, उनकी प्रतिभा अपने आप में गणित के विशाल ज्ञान की साक्षी है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हमारा नाता है,
हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हाँ संदीप, श्रीनिवास रामानुजन 19वीं और 20वीं सदी का एक ऐसा नाम है जिनके योगदानों को आने वाली कई सदियों तक भुला पाना संभव नहीं है। गणित में उनके अतुलनीय योगदानों को याद करते हुए हर वर्ष हमारा देश आज के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन देश भर के कई स्कूलों, विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों में गणितीय गतिविधियों पर आधारित अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। और दोस्तों, इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ रामानुजन जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित न होकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का है, और इसके लिए गणित को बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है। भारत का इतिहास भले ही इस विषय में अव्वल रहा हो, लेकिन पिछले 3 से 4 दशकों में हम गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर काफी पीछे हो चुके हैं। इसीलिए दोबारा से गणित के आभा मंडल में देश का नाम रोशन हो सके, इसमें गणित दिवस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही ये दिन याद दिलाता है उस कहावत की भी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि प्रतिभा किसी मौके की मोहताज नहीं होती है। चाहे सामने से सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, उसकी रोशनी कहीं न कहीं से निकलकर क्षमा को रोशन कर ही देती है। श्रीनिवास रामानुजन को विश्व के ऐसे ही महान गणित विचारकों में शुमार किया जाता है, जिन्हें गणित में कभी भी कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। An equation has no meaning for me unless it expresses a thought of God, a completely self-made individual with almost no mathematical training. And today he is revered as one of the greatest mathematical geniuses of the 20th century. Ramanujan had a passion, but Ramanujan had a passion for mathematics. He concentrated on work, and the whole world came to him. आज ही के दिन वर्ष 1887 में मद्रास के एक छोटे से गांव इरोड में जन्मे साधारण सी काया वाले एक बालक ने मात्र 32 वर्ष के जीवन काल में ही अपने दौर के बड़े बड़े गणितज्ञों को पीछे छोड़ दिया था। इस बालक का पूरा नाम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन था। और क्या आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं कि विश्व में इतिहास रचने वाला ये बालक 10वीं कक्षा में गणित की परीक्षा में अव्वल और शेष विषयों में फेल हो गया था। One day at school, Ramanujan's teacher pointed out that anything divided by itself is 1. Take 4 fruits, divide it among 4 people, you get 1. Each one will get 1. Divide 1,000 fruits among 1,000 people, each one will get 1. Ramanujan suddenly came up with a nice question. If you divide no fruits among no people, will still each get 1? I mean, like 0, when it divided by 0, will the answer still be 1? वाकई ये अद्भुत रिपोर्ट कार्ड रहा होगा पूरे स्कूल का संदीप। हाँ। लेकिन वहाँ इनके तेज दिमाग को किसी ने नहीं समझा और फिर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। यही वजह रही कि रामानुजन उच्च शिक्षा से वंचित रह गए। वैसे बबीता, हम में से किसी के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो शायद अब तक हमारा मनोबल टूट गया होता। लेकिन गणित के लिए रामानुजन की दीवानगी हर पल बढ़ती चली गई। दोस्तों, बात अगर इनके बचपन की करें तो ये हमारी और आपकी तरह सामान्य नहीं था। शरीर इतना कमजोर था कि 3 साल की उम्र तक इन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि रामानुजन गूंगे हैं। जिस उम्र में हमारी सोच शायद खेलने कूदने के लिए भी विकसित नहीं होती है, उस उम्र में इन्होंने अपने प्रश्नों से अध्यापकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बाकी विषयों में फेल होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाए तो उन्हें घर पर ही बैठना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी संख्याओं के साथ इनका खेल कभी भी बंद नहीं हुआ। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर S.L. लोनी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का न सिर्फ पूरा अध्ययन किया, बल्कि इसके आधार पर कई नए सिद्धांतों की रचना भी कर डाली। वाकई अद्भुत इंसान थे रामानुजन। दोस्तों, क्या आप में से कोई भी ऐसा कर सकता है? शायद सपने में भी नहीं।
वैसे गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस सरकारी स्कूल से 12वीं करते वक्त वो 2 बार फेल हुए, आज उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। क्या बात है। परिवार गरीब था, इसीलिए इनकी किताबों का खर्च अक्सर इनके दोस्त किया करते थे। हालात ऐसे थे कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी और न ही लिखने के लिए कोई कॉपी। ऐसे में कई बार इन्होंने नीली स्याही से लिखे कागजों को ही लाल स्याही से लिखकर दोबारा से इस्तेमाल किया। 15 साल की उम्र में पुस्तकालय में इन्हें जॉर्ज एस कार द्वारा लिखी गई साइनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम की गणित की एक किताब मिली, जिसे इन्होंने पढ़ा और बिना किसी की मदद के इस पुस्तक में लिखे 6165 फॉर्मूलाज को 16 साल की आयु तक सिद्ध भी कर डाला। Ramanujan was trying to comprehend the infinite reality around him and trying to point out that our existence is nothing but a human life is nothing but a zero. आर्थिक हालातों के कारण बुरे दौर से गुजरते रामानुजन को आखिरकार मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में बतौर क्लर्क काम मिल ही गया। यहाँ दिन में तो वो काम पर होते और रात भर गणित के सिद्धांतों के प्रतिपादन में लगे रहते। दोस्तों, वैसे इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि कई बार ये नींद में ही कई सिद्धांत सुलझा लिया करते थे और एकदम से उठकर आंधी की रफ्तार से उसे लिखना शुरू कर देते थे। मद्रास में ही रामानुजन की मुलाकात इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक रामचंद्र राव से हुई। राव जी की मदद से इन्हें गणित में शोध के लिए छात्रवृत्ति मिली और फिर 17 साल की उम्र में सोसाइटी के जर्नल में इनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। पहले लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सभी ने उनको अपने कार्यों को इंग्लैंड भेजने का सुझाव दिया ताकि उन्हें बड़े स्तर पर पहचान मिल सके। वर्ष 1912 व 1913 में रामानुजन ने अपने पेपर इंग्लैंड में 3 बड़े गणितज्ञों को भेजे, जिनमें से एक थे उस समय के महान गणितज्ञों में से एक प्रोफेसर G.H. हार्डी। प्रोफेसर हार्डी को ये पत्र सुबह नाश्ते की टेबल पर मिले। पहल तो उन्होंने इन्हें देखकर साइड में रख दिया, लेकिन फिर मन में कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और पहला पन्ना पढ़ा, जिसमें रामानुजन ने कुछ इस तरह से अपना परिचय दिया था। मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में $20 प्रति वर्ष पर काम करने वाला साधारण क्लर्क हूँ। मेरे पास किसी विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं है, लेकिन मैंने स्कूल से पढ़ाई की हुई है। स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपना सारा समय अपने गणितीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। मेरे पास कोई डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी मैंने डाइवर्जेंट सीरीज पर कुछ विशेष काम किया है, जिसे यहाँ के गणितज्ञों ने एक शुरुआत कहा है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस पेपर को देखें और अगर मेरे काम के बारे में जरा भी सच्चाई लगे तो कृपया मेरे काम को प्रकाशित करने में मेरी मदद करें। दोस्तों, प्रोफेसर हार्डी ने जब रामानुजन के काम को देखा तो वो अचंभे में पड़ गए। इनमें से बहुत से सिद्धांत ऐसे थे जिनके बारे में न ही उन्होंने कभी सुना था और न ही कभी देखा था। बस इसके बाद उन्होंने रामानुजन को अपने पास कैम्ब्रिज बुलाने का निश्चय कर लिया। कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियों के चलते रामानुजन को हार्डी का वो प्रस्ताव ठुकराना पड़ा, जबकि वो कब से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब जौहरी को हीरा मिल चुका था, तो भला हार्डी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने किसी तरह रामानुजन को मना ही लिया और फिर अपनी आंखों में नई उम्मीदें व नए सपने लेकर रामानुजन जलमार्ग के जरिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड पहुंचकर उनके जीवन का असली सफर शुरू हुआ। हार्डी ने खुद रामानुजन को सिखाने की जिम्मेदारी ली और इस बात को स्वीकार भी किया कि जितना मैंने रामानुजन को सिखाया है उससे कहीं ज्यादा मैंने खुद उससे सीखा है। They were making small talk and Hardy said, you know, the taxi cab on the way to the hospital, the number was 1729 and I couldn't think of anything interesting about that number. That's what mathematicians talk about, you know. And Ramanujan said, no, Hardy, that's a very interesting number. It is the first number, the smallest positive number, that is the sum of the cubes of two positive numbers in two different ways, you know. It's 10 cubed plus 9 cubed. It also happens to be 12 cubed plus 1 cubed. So it's the fact that this is equal to these two things isn't so remarkable as the fact that Ramanujan just spontaneously
recognize this property. So that's a classic story. रामानुजन को कैम्ब्रिज से BSc की उपाधि मिली और साथ ही गणित की सेवा के लिए बहुत सारे सम्मान व पुरस्कार भी। हार्डी और रामानुजन के कार्यों का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक 1917 से रामानुजन बीमार रहने लगे। अब उनका ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही बीत रहा था, लेकिन गणित की पहेलियां दिमाग से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। इधर रामानुजन को क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस ने अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ रामानुजन के एक के बाद एक शोध पत्र बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपने लगे थे। उस वक्त टीबी की दवा न होने के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता ही जा रहा था और इसी बीच वर्ष 1918 में रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी और ट्रिनिटी कॉलेज तीनों का फेलो चुना गया। और पता है फ्रेंड्स, रॉयल सोसाइटी के इतिहास में इनसे कम उम्र का कोई भी सदस्य आज तक शामिल नहीं हुआ है। अब आप खुद ही इनके महान व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। Ramanujan's life should be a role model for all young children pursuing any aspect of study. डॉक्टरों की सलाह पर वर्ष 1919 में रामानुजन फिर से वापस भारत लौट आए, लेकिन सेहत अभी भी बेहतर नहीं थी और अंत में 26 अप्रैल 1920 को गणित का ये विद्वान टीबी से लड़ते लड़ते हार ही गया। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का कहना है कि मौत से 4 दिन पहले भी वो सिर्फ गणित के बारे में ही सोच रहे थे और तेजी से कपकपाते हाथों से बस आंधी की तरह लिखते ही जा रहे थे। कैम्ब्रिज जाने से पहले उनके द्वारा लिखे गए 3542 प्रमेयों और बहुत सी किताबों को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा प्रकाशित किया गया। रामानुजन का योगदान इतना विशाल है कि अब तक इन पर शोध किए जा रहे हैं और साथ ही इनके सिद्धांतों को पॉलीमर केमिस्ट्री, कंप्यूटर और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज ढूंढने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनिवास रामानुजन के रूप में विश्व के महान गणितज्ञों में शामिल इस अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को आज उनकी जयंती पर तहे दिल से हमारा सलाम। योगदान चाहे अपने ज्ञान से किया जाए या फिर अपने साहस से, दोनों ही रूपों में जीत अपनी ही होती है। इतने कम समय में जिस तरह रामानुजन ने अपने ज्ञान से दुनिया को कई अनसुलझे सवालों के जवाब दिए, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही कच्ची उम्र में एक वीरांगना ने हंसते हंसते खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। बिल्कुल बबीता, आज ही के दिन असम में जन्मी कनकलता बरुआ देश की एक ऐसी बेटी थी जिनकी उम्र दूसरी वीरांगनाओं से भले ही कम रही हो, लेकिन त्याग और बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं था। कनकलता जब 5 वर्ष की थीं, तभी इनकी मां का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ समय बाद पिता व दूसरी मां भी नहीं रहे। अब कनकलता पूरी तरह अनाथ थी, इसीलिए इन्हें इनकी नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। निजी जीवन में इनकी परिस्थितियां हमेशा ही विपरीत रहीं, लेकिन इसके बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की ओर बढ़ता गया। जब मई 1931 में इनके गांव में रैयत सभा आयोजित की गई, तब इनकी उम्र 7 वर्ष थी, लेकिन उम्र के आगे हौसलों को कौन रोक सकता था। इन्होंने अपने मामा के साथ सभा में भाग लिया। सभा की अध्यक्षता कर रहे ज्योति प्रसाद आगरवाला एक जाने माने कवि थे, इसीलिए उनकी देश प्रेम की कविताओं का जादू कनकलता पर भी चढ़ा और फिर हर पल बढ़ने लगा। इसी वर्ष रैयत सभा में भाग लेने वाले लोगों को राजद्रोह के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से असम में क्रांति फैल गई और फिर देश में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन ने इस आग में घी का काम करना शुरू कर दिया। 8 अगस्त वर्ष 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान बुलंद हुआ और इस कारण देश भर के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। यही वजह रही कि असम में अब आंदोलन की बागडोर ज्योति प्रसाद आगरवाला के हाथों में आ गई। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा और आखिरकार कनकलता को भी इस आंदोलन में शामिल होने का मौका मिल ही गया।
20 सितंबर 1942 को असम में एक गुप्त सभा का आयोजन किया गया और फिर तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का फैसला लिया गया। एक तरफ उनके घरवाले कनकलता के विवाह का सपना देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर कनकलता देश की आजादी के आगे किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। 20 तारीख को ही तेजपुर से 82 किलोमीटर दूर गहपुर नामक थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। कनकलता इस पूरे मिशन की लीडर थी और ध्वज इनके हाथों से ही लगाया जाना था। रोज की तरह इन्होंने अपने घर का काम खत्म किया और निर्धारित समय व स्थान पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। आत्म बलिदानी जत्थे की नायक होने के नाते दोनों हाथों से तिरंगे को थामे कनकलता सबसे आगे चल रही थी। जैसे ही जत्था गहपुर थाने के करीब पहुंचा, वहां के इंचार्ज ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। और पता है दोस्तों, इस पर कनकलता का क्या कहना था? यही कि आप हमारा रास्ता न रोकें, क्योंकि हम आपसे संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि तिरंगे को यहाँ लगाकर स्वतंत्रता की ज्योत जलाने के लिए आए हैं, और ऐसा करने के बाद हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इस मासूम आवाज का असर किसी पर भी नहीं हुआ। उनके बुलंद इरादों को देखकर पुलिस ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पहली गोली कनकलता को लगी और फिर एक एक करके वहां लाशें बिछने लगी, लेकिन तिरंगा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा और आखिरकार उसे थाने पर फहरा ही दिया गया। बेशक इस तिरंगे को कनकलता ने खुद अपने हाथों से नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मात्र 18 वर्ष की उम्र में उनके हौसले और वीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। तिरंगे को जहां लहराया गया, आज भी वहां इस वीरांगना की प्रतिमूर्ति मौजूद है। इस घटना के बाद आंदोलन में पहले से ज्यादा तेजी आई और हारकर ब्रिटिश सरकार को वापस अपने देश लौटना ही पड़ा। सच में बबीता, हमारी आजादी की कीमत लोगों ने अपना लहू देकर अदा की है, तो इसे बचाकर ही हम अपने शहीदों व वीरांगनाओं को असली श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ साथ पूरे देश की तरफ से कनकलता बरुआ को उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि। तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और अब बबीता और संदीप को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,